रुद्रा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम गदरपुर में बैठे हैं अंकुर चावला जी के पास। अंकुर चावला जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अंकुर चावला जो हैं सोशल मीडिया विभाग के कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और आज वे विधानसभा चुनाव को लेकर के सीधी बात करेंगे अंकुर चावला जी से। अंकुर जी, रुद्रा न्यूज़ में आपका स्वागत है और सीधी बात करेंगे हम आज विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो रुद्रा न्यूज़ में स्वागत है। सब दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे रुद्रा न्यूज़ के लिए? धन्यवाद गौरव बत्रा जी, आपने मुझे अपने चैनल में स्पेस दिया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रुद्रा न्यूज़ और उसके सभी व्यूअर्स का जो आज ये लाइव देख रहे हैं और आपके माध्यम से जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वर्ष 2022 में, उसमें जो हम चर्चा करेंगे वो सुन पाएंगे। दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी के भी कोई भी सवाल हो गदरपुर विधानसभा को लेकर के तो लाइव पे आकर के जो है हमसे सवाल कर सकते हैं, जिनके जवाब हम अंकुर जी से सीधा ले सकेंगे। अंकुर जी, सोशल मीडिया विभाग के आप जो हैं प्रदेश सचिव हैं। विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, जिस तरह से गौरव जी आपने देखा होगा कि वर्ष 2014 से जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका जो झुकाव है वो सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा रहा है और सोशल मीडिया हमने देखा है कि एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने समाज में, देश में बहुत परिवर्तन लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसका ताज़ा अगर उदाहरण देखें तो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया है, जो नोएडा में बैठते हैं चैनल्स में, उन्होंने बदनाम करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो अपने अपने चैनल्स के थ्रू वहाँ की जो परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, वो दिखा रहे थे, किसानों के व्यूज़ जो बता रहे थे देश को, तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चले। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए सोशल मीडिया जो माध्यम है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी दल हो, तो सोशल मीडिया एक बहुत अहम माध्यम है और पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी घोषणाएं और जो आने वाले समय में कार्य करना चाह रही है वो अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से अच्छे से दिखा सकती है, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाए। अगर बात की जाए किसान आंदोलन से, आपने बात शुरू करी है, किसान आंदोलन की बात की जाए, आज ये भाजपा कहती है हमने कृषि बिल वापस ले लिए हैं और पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में जैसे कर्जा माफ़ी कर दी गई है। उत्तराखंड की भी जो है कुछ ना कुछ ऐसी ही रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कि किसानों को जो है लुभावने सपने दिखाए जाएं या कर्जा माफ़ी की जाए। तो जो किसान आंदोलन 1 साल तक संघर्ष करते रहे, किसान आंदोलन के दौरान किसान, तो क्या किसान अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता पाएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, मेरा तो हमेशा से कहना रहा है कि भाजपा एक धोखा है और वोट की चोट मारो मौका है। मेरा हमेशा से यही कहना रहा है। और अगर ये किसान बिल वापस लेने थे, मैं क्रमवार आता हूँ उत्तर देने पे, अगर ये किसान बिल वापस लेने थे तो इनको लाने की ज़रूरत क्या थी? आप संसद में आपने चर्चा क्यों नहीं की जब ये बिल आए? एक लॉकडाउन के पीरियड में जब बहुत अहम बिल लाने की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी और भी कई सारी चीज़ों, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी, इतने माइग्रेंट लेबर्स जो दिल्ली से और बड़े बड़े शहरों से बिहार, यूपी की तरफ जा रहे थे, वैसी चीज़ों की व्यवस्था करने की ज़रूरत थी। और ये उस समय क्या ला रहे थे? अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने वाले बिल, और वो भी बिना संसद में चर्चा किए। और देखिए, जब ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। आप भले मेजॉरिटी में हो, आप भले गठबंधन की सरकार चला रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी बदलाव लाना चाह रहे हैं तो जो विपक्ष में नेता बैठा है उसको भी जनता ने चुनकर भेजा है। तो जिस विपक्ष के नेता को जनता ने चुनकर भेजा है वो भी इस देश की जनता है ना, उसकी आवाज़ भी तो पहुंचनी चाहिए। तो बिना चर्चा के कोई भी बिल पास होना एक तानाशाही रूप दर्शाता है इस सरकार का, और जिसका अंत ऐसा ही होना था। ये शुरू से ही हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये हमेशा शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा, और वो सरकार को झुकना पड़ा। अगर कल रात की बात करें तो कल रात में बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से आई है। हरक सिंह रावत ने इस्तीफ़ा दे दिया, उमेश काहू जी ने इस्तीफ़ा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, और भरी कैबिनेट के दौरान। क्या कुछ कहेंगे? देखिए गौरव जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस नाव के मल्ला ही 5 साल में 3 बदल जाए तो उसकी कैबिनेट का और उसके विधायकों का क्या हाल होगा, ये सब समझ सकते हैं। वर्ष 2007 में जब भाजपा सरकार आई थी उस समय भी यही हाल हुआ था। पहले माननीय खंडूरी को, या फिर निशंक जी को, फिर खंडूरी जी को
तो जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है और भाजपा के छल से बिल्कुल वाकिफ़ हो चुकी है कि ये लोग विकास नहीं करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। विकास की अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर विकास को किस दृष्टि से देखेंगे आप? देखिए, प्रदेश के विकास को मैं जिस दृष्टि से भी देखूं, लेकिन मैं अगर गदरपुर की विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे विकास ना के बराबर हुआ है। शहर को 2-2 3-3 बार तोड़ा गया। 4 साल से 4.5 साल से माननीय अरविंद पांडे जी मंत्री हैं, उन्होंने कोई सुध नहीं ली बाईपास की। आज वो 1-1.5 महीना पहले आके गल्फार के अधिकारियों को कहते हैं कि मैं 15 तारीख को वहाँ से निकलूँगा, मेरे को एक बाईपास तैयार चाहिए। तो ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक नौटंकी है, ये सब जानते हैं, चुनावी स्टंट है। और 15 तारीख को निकलूँगा, 15 दिसंबर को, कि मेरे को वहाँ से बाईपास से निकलना है और मेरे को बाईपास कंप्लीट चाहिए। सबको पता है कि मार्च और अप्रैल से पहले ये बाईपास नहीं बनने वाला। ये सब लोग लुभावने वादे हैं। जितना मर्जी लंगर करवा लें, जितने मर्जी धमकियां दे लें गल्फार के लोगों को, ये बाईपास अगर ऐसे ही स्पीड से बनता रहा तो मार्च अप्रैल से नहीं बनेगा। और इसमें कांग्रेस के लीडर्स का और ख़ास करके कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जैसे सतीश बत्रा जी, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस बाईपास को शुरू करवाने में, जिसका श्रेय अकेले पांडे जी लेना चाह रहे हैं। इसका श्रेय सभी पूरी गदरपुर की जनता को जाता है। अगर श्रेय उन्होंने ही लेना था तो जैसे ही वो मंत्री बने थे तो ये बाईपास का काम शुरू होना चाहिए था। अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जो है गदरपुर सरकारी अस्पताल के जो है हम हालात देखते हैं, बद से बदतर कई बार नज़र आते हैं। डॉक्टरों की कमी है और जनता भी इस बात को बोलती है, साथ में जनप्रतिनिधि भी इस बात को बोलते हैं। वहीं कोविड के दौरान की बात करें तो आपकी एक खबर जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश में आई थी कि आपके आधार कार्ड के नंबर पे जो है यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर तेलंगाना क्षेत्र में जो है कोविड का इंजेक्शन लगा दिया गया 2nd डोज का। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से फ़ोन पर वार्तालाप किया था और मैंने उन्हें इस तरह से बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़या हुआ है कि मैं 11:30 बजे के समय ऑफिस में बैठा हुआ था और सेम डे मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे और मुझे पता चलता है कि मेरे को तेलंगाना राज्य में वैक्सीन लग गई है। तो मैंने उच्च अधिकारियों से जब फ़ोन पर वार्तालाप किया था तो उन्होंने कहा था कि आप तेलंगाना प्रशासन से संपर्क करें, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी उस चीज़ को लाइटली लिया और मैंने ज़्यादा उसको नहीं इतना सीरियस लिया। हाँ, हालांकि दूसरी वैक्सीन मैंने लगवा ली है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास तेलंगाना का ही आ रहा है। और अगर बात करी जाए गदरपुर में स्वास्थ्य केंद्र की, तो देखिए अभी पिछले मंगलवार की ही बात है, मेरे एक नोन हैं और उनके फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो अब ब्रेन हेमरेज लोगों को नहीं पता चलता है कि किस तरह से, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है कि हाँ मरीज को क्या हुआ है। तो वो लेके सरकारी अस्पताल जाते हैं और वहाँ पे उनको बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है और फिर वहाँ से उनको फर्स्ट एड एम्बुलेंस पे लेके जाना पड़ जाता है रुद्रपुर। तो इस तरह के चाहे न्यूरो हो चाहे हार्ट हो, तो एक सेंटर मतलब इसका उच्चीकरण होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र का, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो रुद्रपुर अपने मरीज को कैसे लेके भाग सकता है। अगर सरकारी अस्पताल में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो यहाँ के मरीज को रुद्रपुर क्यों भागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो उस दिन मेरे को वो बता रहे थे कि सबसे बड़ी जो समस्या आई वो जाम की आई। शहर तोड़ने के बाद और इतनी टाइलें लगाने के बाद भी अगर जाम नहीं खुल पा रहा है तो क्या विकास हुआ है गदरपुर का। ये तो यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। और अगर जनता नहीं सोचती है तो अगले 5 साल और मूर्ख बनने के लिए तैयार रहें। बात की जाए तो पर्यटक स्थल बना दिया गया है गुलरपुर डैम को, वहाँ होटल खोल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे एक नेता द्वारा जो है वहाँ होटल भी खोला गया है। वहीं जो है जो चर्चाएं क्षेत्र में चल रही हैं कि हाँ भाई बेरोज़गारी नहीं है, रोज़गार के लिए जो है आप डैम पे आइए और अपना प्रतिष्ठान लगाइए, अपना पकौड़े तलिए, इस तरीके की चर्चाएं बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है कि गुलरपुर जलाशय को जो है विकसित करने का कार्य किया जा रहा है और हम इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि लोगों को हम वहाँ भेजें और रोज़गार के लिए, तो अगर वहाँ पे कोई भी वसूली हो रही है या किसी भी तरह का पैसा लिया जा रहा है या ठेका लिया जा रहा है डेली बेसिस पे या हफ्ता बेसिस पे, वो सरकार की जेब में जा रहा है या वो किसकी जेब में जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। और क्या वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं उनके लिए वहाँ पे क्या वहाँ पे रोज़गार स्टार्ट करने के लिए क्या योजनाएं स्टार्ट की हैं, सरकार किस तरह से मदद करना चाह रही है। एक व्यक्ति जिसकी घर की आमदनी 10,000 15,000 है, वो मुश्किल से अपना घर चला रहा है,
वो किस तरह से जाके बोर जलाशय पे या हरिपुरा जलाशय पे जाके अपना रोज़गार को डेवलप कर सकता है, इसके लिए उनका क्या प्लान है। सिर्फ बोर जलाशय को ही डेवलप कर देने से कुछ नहीं होगा या हरिपुरा जलाशय को ही डेवलप कर देने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे तो जितने बड़े लोग हैं, फिर जो मंत्री जी के खास हैं, वो अपना रिजॉर्ट भी बनाएंगे और अपना मछली के ठेके भी लेंगे और सब कुछ करेंगे। तो वहाँ पे बेरोजगारों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी तो उनको प्रकाश में लाना चाहिए। बात की जाए विधानसभा चुनाव सिर पर है, कांग्रेस में 11 लोगों ने 11 जनप्रतिनिधियों ने जो है दावेदारी रखी है अपनी कांग्रेस की टिकट को लेकर के। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, 11 दावेदार हैं, कौन मजबूत नहीं, या लोकेलिटी को क्या आप स्तर देखते हैं? देखिए, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और जब से हमने पहला वोट डाला है हम कांग्रेस को वोट डालते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम कांग्रेस को ही वोट डालेंगे, ये तो सत्य है। और दूसरा, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे, जी जान से लड़वाएंगे उसे इलेक्शन। लेकिन हाईकमान को ये भी देखना चाहिए कि कौन मजबूत दावेदार है। अगर पैराशूट उम्मीदवारों को यहाँ पे टिकट दी जाएगी तो गौरव जी फिर सबको पता है कि हाल क्या होने वाला है। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा को लेकर के गदरपुर राजकीय इंटर कॉलेज में जो है डिग्री कॉलेज बना दिया गया है, उत्कर्ष विद्यालय बना दिया गया है। 3 स्कूल जो है गदरपुर इंटर कॉलेज में, जहां आपने भी शिक्षा ग्रहण की होगी, हम लोगों ने भी की है, तो वहां डिग्री कॉलेज जो है तैयार किया जा रहा है। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, लगभग 200 से अधिक बच्चों का जो है एडमिशन गदरपुर डिग्री कॉलेज में हुआ है। तो क्या कुछ भविष्य रहेगा उन बच्चों का, और डिग्री कॉलेज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक शिगुफा है, मैं कहूँगा कि माननीय पांडे जी ने ये एक लॉलीपॉप दिया है गदरपुर की जनता को, क्योंकि डिग्री कॉलेज जैसी जगह की मान्यता लेने के लिए ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के अपने एक नियम है। क्या मंत्री जी ने प्रेशर में आके या फिर हबड़ा दबड़ी में आके ही यहाँ पे इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ही डिग्री कॉलेज स्टार्ट करवा दिया है? मुझे जहाँ तक ज्ञान है, नॉलेज है कि 3.5 एकड़ की जगह नगर पालिका के अंदर और 5.5 एकड़ की जगह नगर पालिका के बाहर अगर आप एक डिग्री कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं विद मिनिमम 5 कोर्सेज, यहाँ तक मैंने स्टडी की हुई है और मैं इस क्षेत्र में भी रहा हूँ, टीचिंग क्षेत्र में भी रहा हूँ, 5 साल मैंने काम भी किया है। तो और इंटर कॉलेज के लिए भी अपनी एक जगह चाहिए, उसके लिए भी एक ग्राउंड चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अधिकारियों से पूछिए कि क्या जो इंटर कॉलेज में ज़मीन इस समय अवेलेबल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, वो डिग्री कॉलेज के और इंटर कॉलेज के नॉर्म्स को पूरा करती है। प्लस क्या इन बच्चों के एग्ज़ाम्स कहाँ पे होंगे? जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज में आप कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा, मेरे को तो इतना नहीं है नॉलेज, लेकिन 200 से ज़्यादा अगर बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं तो इनके एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे? रुद्रपुर होंगे या यहाँ पे होंगे? और अगर इनके एग्ज़ाम रुद्रपुर ही होने हैं तो यहाँ क्लासेस लगाने का क्या फ़ायदा है? बात की जाए अक्षय पात्रा से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग कहते हैं कि बहुत भला हुआ है, क्षेत्रीय आपदा के समय में जो है लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया गया है, स्कूलों में भोजन जा रहा है। वहीं छोटे विद्यालयों की बात की जाए तो मर्ज कर दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मर्ज से कुछ नहीं होने वाला है। मर्ज से सिर्फ इतना होगा कि जो दूर दराज क्षेत्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा स्कूल तक पहुंचने के लिए। और जहाँ तक अक्षय पात्रा की बात करूँ तो मैं उस पे बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सब लगता है कि ये जो फाउंडेशंस हैं और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी बेसिकली सरकार के साथ चलती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि वर्ष 2012 में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक नीचे गिरी थी एक पायदान, तो अक्षय पात्रा ने भी बहुत ट्वीट किए थे और मैंने उन ट्वीट्स को देखा था। और अभी ये 2-3 महीने पहले की ही बात है कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने कोई ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 2012 तक अक्षय पात्रा को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बहुत चिंता थी, लेकिन 2021 में अक्षय पात्रा फाउंडेशन को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कोई भी चिंता नहीं है। ऐसा क्यों है? अक्षय पात्रा किसके साथ काम कर रही है? सरकार के साथ या जनता के लिए? बात की जाए
अगर गदरपुर विधानसभा की हम बात करें तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं माननीय अरविंद पांडे जी, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, सामाजिक तौर पे भी रहते हैं, राजनीतिक तौर पे भी रहते हैं, तो अधिकांश हम ये सुनते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ही कई कार्यकर्ता जो हैं कहीं ना कहीं मंत्री जी से नाराज़ चलते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का विषय है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर टिप्पणी करने से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए मैं इस सवाल को स्किप करना चाहूँगा। ये उनकी पार्टी का विषय है, ये वही बोले। और भविष्य क्या देखते हैं गदरपुर विधानसभा में आप कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ दो समुदायों का। पहला समुदाय मैं पंजाबी खत्री समुदाय की बात करता हूँ। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे दादाजी लोग ये सब पाकिस्तान से बंटवारे के बाद आए थे। वो भी एक भयावह समय था। यहाँ जब आए थे तो यहाँ पे बहुत जंगल सारा चीज़ें, और उनको पेड़ काट के और सब उनको खेती की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप किया और हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के सामने बैठे हैं और उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं और हम आपसे वार्तालाप कर पा रहे हैं इस माध्यम से। तो ये 3 पीढ़ियों का एक संघर्ष रहा है, और अगर उस संघर्ष को स्थान देने के लिए, मतलब हमें यहाँ पे ज़मीन अलॉट करने वाला या यहाँ पे मौका देने वाला कौन था? कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार अगर हमें यहाँ पे ज़मीनें अलॉट ना करती तो पंजाबी खत्री समाज जो पाकिस्तान से आया था उसे सोचना होगा कि वो कहाँ जाता। एहसान नहीं है, लेकिन काम तो किया। आप उसके बारे में तो सोचो। अगर आज किसी भी व्यक्ति को, एक 18 साल 20 साल के बच्चे को घर से निकाल दिया जाए और हम उससे ये कहें कि तेरे को अपने पैरों पे स्टैंड होना है और तुझे अपनी जॉब भी करनी है, तुझे अपना बिजनेस बनाना है, तुझे अपना घर भी बनाना है, तुझे ज़मीन भी लेनी है, तुझे शादी भी करनी है, तुझे बच्चों को भी सेटल करना है, आप क्या समझते हैं कितना समय लगना चाहिए उसे? 30 से 40 साल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास क्या था? सब तो अंग्रेज लूट के ले गए थे। तो देश को खड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? 70 साल, 100 साल भी कम है मैं बता रहा हूँ। लेकिन बेस्ट तो कर सकते हैं, और वो किया कांग्रेस सरकार ने। आप हमेशा बीजेपी वाले जो भाजपा वाले हैं, ये हमेशा उठाते रहते हैं आवाज़ कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ। तो मैं आजकल एक मजाक भी पढ़ रहा था कि अगर बता दिया कि 70 सालों में क्या बनाया तो तुम वो भी भेज दोगे। इनका ये हाल है कि अगर हमने ये बता दिया कि आप अब कि हाँ 70 सालों में हमने ये भी बनाया था तो ये वो भी भेज देंगे। और दूसरा समुदाय में बंगाली समुदाय की बात करता हूँ। जो बंगाली समुदाय मैंने देखा है कि हमेशा से जो भाजपा के पक्ष में, पिछले चुनाव में मैंने देखा है कि भाजपा के पक्ष में उसका ज़्यादा रुझान रहा है। तो बंगाली समाज को भी बसाने वाली यहाँ पे कांग्रेस ही है। तो अगर किसी ने हम पे इतना बड़ा एहसान किया हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीनें अलॉट किए हैं, एक स्पेस दिया है, समाज में स्थान दिया है और समान नागरिक अधिकार दिया है, हम उस पार्टी से ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि इसने 70 सालों में कैसे क्या किया? ये बात जनता को, लोगों को सोचनी होगी, समझनी होगी, और ख़ास करके युवा वर्ग को। क्योंकि आप चाहे बैंक की वैकेंसीज़ देख लीजिए, चाहे आप एसएससी की वैकेंसीज़ देख लीजिए, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड राज्य की भर्तियां देख लीजिए, 60-70% भर्तियां कम हो चुकी हैं। जो बैंक मर्जर हुए हैं, अभी जो बैंक बेचने की तैयारी चल रही है, इसके बाद क्या हाल होना है आप सोच भी नहीं सकते। कि देश का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, सब बड़े लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, और हम जैसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर कि वो कुछ देंगे तो हमें मिलेगा। बात की जाए 11 उम्मीदवारों ने जो है टिकट की दावेदारी रखी है, किसी एक को टिकट मिलनी है। क्षेत्र में चर्चा एक बात की होती है बार बार कि 11 प्रत्याशी जो कांग्रेस से आज टिकट मांग रहे हैं उसमें अधिकांश लोग जो हैं वो गदरपुर विधानसभा से बाहर निवास करते हैं। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो 15-15 साल से जो हैं इसी गदरपुर विधानसभा में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ प्रत्याशी हैं जिनका आज अगर हम कहें तो अब जो है वोट देने का अधिकार भले ही रुद्रपुर विधानसभा में चला गया हो या बाजपुर विधानसभा में चला गया हो, लेकिन उनके आज भी वोट जो है सोसाइटी में देखा जाए, सोसाइटी में वोट उनके गदरपुर में है, कारोबार उनका पूरा गदरपुर में है और लगातार जो है वो गदरपुर में काम कर रहे हैं।
तो ऐसे में लोकेलिटी को लेकर के जो है जो कहा जाता है कि हाँ भाई लोकल के बंदे को टिकट मिलनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकल से मेरा तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो किसी दूसरी विधानसभा का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि वो गदरपुर विधानसभा के ही हैं, वो रुद्रपुर विधानसभा के नहीं है, वो गदरपुर विधानसभा के ही हैं। और पिछले 15-20 सालों से वो जनता की सेवा में समर्पित हैं। गुड़िया जी के चुनाव से लेकर वो आज तक जनता की सेवा में समर्पित हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। और मुझे कई लोगों ने और कई कांग्रेसियों ने ये कहा है कि अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है गदरपुर में तो वो है जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम देखें तो लंबे समय से जो है विगत लगभग 1 वर्ष से जो है सक्रिय हुए कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी पिछले 1 वर्ष से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट की दावेदारी की लाइन में हैं, जो कि पिछले 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से लगातार जो है विधानसभा में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी किया, उनके बुजुर्गों ने भी किया है, ठीक है। लेकिन आज कुछ लोग जो हैं 6 महीने से या साल से आकर के जो है यहाँ पर किसी न किसी जो है जातिवाद को लेकर के या किसी न किसी जो है पार्टी के बड़े पद को लेकर के जो है टिकट की मांग को लेकर के चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार सभी का है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो टिकट तो मांग ही सकता है अपनी काबिलियत के दम पे, और वो हाईकमान को डिसाइड करना है कि वो टिकट किसको देना है। लेकिन हाँ, हाईकमान को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर 4-5 विधानसभाएं कूद के कोई इंसान यहाँ पे आके टिकट की दावेदारी कर रहा है तो उसका क्या वजूद होगा यहाँ। ये थे हमारे साथ अंकुर चावला जी, और सोशल मीडिया के प्रदेश सचिव हैं, और पुनः आपके बीच आएंगे एक नए चेहरे के साथ। गौरव बत्रा, रुद्रा न्यूज, गदरपुर, उधम सिंह।